जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर है। 134 किलोमीटर लंबी ये झील तिब्बत से निकलकर भारत तक आती है और इस झील के 66% हिस्से पर चीन का और 33% हिस्से पर भारत का नियंत्रण है। लेकिन अब चीन इस पूरी झील को अपने कब्जे में करना चाहता है और इस झील के किनारे मौजूद भारत की फिंगर्स यानी उंगलियों को चोट पहुंचाना चाहता है, या समझ लीजिए उन्हें काट देना चाहता है। यह झील सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेंगोंग झील पर कब्जा करने के पीछे चीन की मंशा क्या हो सकती है। इसके बाद हम आपको गलवान के उन जीवित बलवानों से मिलवाएंगे जिन्होंने 15 जून की रात चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। ये जवान चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में घायल हो गए थे और अब इनका इलाज लेह के मिलिट्री अस्पताल में चल रहा है। कहते हैं एक जीवित योद्धा के दर्शन करने से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है, इसलिए गलवान के इन बलवानों से ये मुलाकात आपको आज मिस नहीं करनी चाहिए। हमारे योद्धाओं की शहादत को पूरे देश ने एक साथ मिलकर सलाम किया था और हमारे शहीदों की तस्वीरें आप सब ने देखी थी। हमारे शहीदों के शव जब उनके घर पहुंचे थे, आप सब ने उनकी तस्वीरें देखी थी। पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चीन से आपको ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों नहीं मिली? जब चीन का कोई सैनिक मारा जाता है तो उसे यह सम्मान मिलता ही नहीं। चीन तो युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या तक किसी को बताता नहीं है और अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार भी चुपचाप कर देता है। चीन में सैनिकों के साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार के बारे में आज आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि गलवान में उस रात जो युद्ध हुआ उसमें चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए, लेकिन उनके शवों का क्या हुआ, उनके शव उनके परिवारों तक क्यों नहीं पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके बाद हम आपको रशिया लेकर चलेंगे, जहां कल विक्ट्री डे परेड का आयोजन होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत और चीन के इस विवाद में अब रशिया किसका साथ देगा? भारत और रशिया के बीच जो व्यापार होता है वो चीन और रशिया के बीच होने वाले व्यापार का 10% भी नहीं है। तो क्या ऐसे में अपने आर्थिक हितों को किनारे रखकर भारत का सबसे पुराना दोस्त रशिया क्या भारत का साथ देगा या इस बार वो चीन की टीम में खेलेगा? ये बड़ा सवाल है। और आखिर में हम आपको न्यूयॉर्क लेकर चलेंगे। लॉकडाउन के दौरान आप में से बहुत सारे लोगों ने हेयर कट नहीं लिया होगा, आपके बाल बहुत बढ़ गए होंगे। लेकिन आज हम आपको न्यूयॉर्क के एक ऐसे सैलून में लेकर चलेंगे जहां एक हेयर कट की कीमत 70,000 रुपए है और इसके लिए भी 1200 लोगों की वेटिंग लिस्ट है। आज आपको देखना चाहिए कि आखिर इस सैलून में ऐसा क्या है जहां हेयर कट के लिए लोग इतनी मोटी रकम चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि कल लद्दाख में 11 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तर की बातचीत में LAC पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। साथ ही भारत ने कहा कि पेंगोंग झील से चीन अपने सैनिकों को हटाए। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने रूस, भारत और चीन यानी RIC की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में S जयशंकर ने कहा कि विश्व के नेतृत्व की आवाज सबके हित में उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आवाजों को सबके लिए उदाहरण पेश करना होगा। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. चीन ने भी सैन्य और राजनीतिक स्तर पर मामले को सुलझाने की बात कही है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी में झड़प में अपने 40 सैनिकों के मारे जाने की खबर को गलत बताया है। रूस ने भारत को सभी रक्षा सौदों पर तेजी से काम करने और जल्द से जल्द डिलीवरी का भरोसा दिया है। 3 दिन की रूस यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि वो अपने दौरे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है।
रक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के दौर में किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पहली विदेशी यात्रा है। ये भारत और रूस के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। आज ही भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग भी हुई। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत और चीन अपने विवाद सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं और उन्हें किसी तीसरे पक्ष की मदद की जरूरत नहीं है। रूस के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन भी किया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज लद्दाख का दौरा किया और लेह में गलवान संघर्ष के घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। उनके साथ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी भी थे। घायल सैनिकों से मुलाकात के बाद जनरल नरवणे को लेह कोर कमांडर ने कल चीन की सेना के साथ हुई बैठक और भारतीय सेना की स्थिति की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक गलवान के बाद अब पैंगोंग झील भारत और चीन की सेनाओं के बीच मुख्य मुद्दा बन रहा है। चीन के फिंगर 4 पर चल रहे निर्माण कार्य पर भारतीय सेना को सबसे ज्यादा आपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा में लगी 35 आईटीबीपी कंपनियों को LAC पर भेजा जाएगा। इस पर गृह मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात आईटीबीपी की 15 कंपनियां लद्दाख भेजी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी खरीद के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल GeM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर नए उत्पाद को रजिस्टर करने के लिए नियम बदल दिए हैं। अब विक्रेता को बताना होगा कि उत्पाद किस देश में बना या कहां से आयात हुआ। GeM पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी एक्टिव कर दिया गया है। इससे पता लगेगा कि उत्पाद में कितना प्रतिशत स्थानीय कच्चा माल लगा है। गलत जानकारी देने पर प्रोडक्ट को GeM पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा। अभी जो 4 जून की पॉलिसी में जो जेम को कहा गया है करने के लिए, वो ये है कि आप लोकल कंटेंट कैप्चर करें और फिल्टर दें और बायर को ये फ्रीडम दें कि वो लोकल कंटेंट के हिसाब से प्रोक्योरमेंट कर सके एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। नई व्यवस्था में सरकार के पास विदेशी उत्पादों का पूरा हिसाब होगा। GeM पोर्टल पर इस वक्त 17 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। जी मीडिया ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन ने नेपाल के 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है और नेपाल की जनता का इससे ध्यान हटाने के लिए KP शर्मा ओली सरकार ने भारत से सीमा विवाद छेड़ा है। जी न्यूज के पास नेपाल की ऐसी 11 जगहों की लिस्ट है जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा नेपाल की कुछ नदियों के हिस्से पर भी चीन का अवैध नियंत्रण है। चीन ने तिब्बत से सटे नेपाल के गांव पर भी कब्जा कर रखा है, जबकि ये गांव नेपाल के नक्शे का हिस्सा है। आतंकी और जासूसी गतिविधियों को लेकर भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में 50% कर्मचारी कम करे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारी को तलब कर अधिकारियों की गतिविधियों पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी जासूसी में शामिल हैं और आतंकी संगठनों से संबंध रखते हैं। पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारी कुछ दिन पहले जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और उन्हें 31 मई को देश छोड़ने को कहा गया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में भारतीय अधिकारियों को डराने का अभियान चला रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 56.37% है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,40,215 हो गए हैं। इनमें इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,48,190 है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,933 नए मामले सामने आए और 312 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 14,011 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जांच में तेजी आई है। ICMR ने 22 जून तक देश भर में 71 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले कानून अनुच्छेद 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की तस्वीर को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके दृष्टि को आत्मसात करते हुए पार्टी को कैसे आगे मजबूत किया जा सकता है, इसके चिंतन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन आज ही के दिन 1953 में हुआ था। भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर स्तर की बातचीत 11 घंटे तक चली थी और इसके बारे में कहा गया कि यह बातचीत सफल रही और दोनों देश टकराव की स्थिति से पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन ऐसी ही सहमति तो 6 जून को भी हुई थी और उसके बाद ही चीन ने जो धोखा दिया वो पूरी दुनिया जानती है और लोग ये भी जानते हैं कि चीन के धोखे का जवाब भारत के सैनिकों ने किस पराक्रम से दिया था। आज सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया। ये 5 मई से जारी टकराव के बीच लद्दाख में सेना अध्यक्ष का दूसरा दौरा है। आज वो लेह में गलवान घाटी के उन जवानों से मिले जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके चीन की धोखेबाज सेना को गलवान की पहाड़ियों पर सबक सिखाया था। ये गलवान घाटी के हमारे उन वीर जवानों की पहली तस्वीरें आप आज जी न्यूज पर देख रहे हैं। सेना अध्यक्ष लेह पहुंचते ही सबसे पहले इन्हीं घायल जवानों को देखने के लिए गए और सेना अध्यक्ष ने लद्दाख में भारतीय सेना के कमांडर्स और वहां के सांसद से भी इस दौरान मुलाकात की। जाहिर है इस मुलाकात में ग्राउंड जीरो के हालात पर चर्चा हुई और सेना अध्यक्ष को कल हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। तो पहले आप तस्वीर देख लीजिए हमारे उन जवानों की जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। ये वो हमारे वीर जवान हैं जो गलवान की घाटी में उस रात चीन की सेना से लड़े थे। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब पेंगोंग झील का टकराव मुख्य मुद्दा बन रहा है, जहां पर चीन के सैनिक LAC के करीब 8 किलोमीटर अंदर अपने हथियारों और पूरे साजो सामान के साथ करीब 1.5 महीने से बैठे हैं। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के सकारात्मक होने के संकेत तो चीन से भी मिले हैं। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत के जरिए तनाव को कम करने और शांति बनाने के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं और इसके लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर बातचीत हो रही है। चीन की इन बातों से संकेत मिले हैं कि गलवान घाटी में भारत के पराक्रम के बाद वो बहुत दबाव में है, क्योंकि भारत का रुख अब अचानक बहुत आक्रामक हो गया है और इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोर कमांडर स्तर की दूसरी बार बातचीत करने की पहल इस बार चीन की तरफ से हुई थी। लेकिन सवाल यह भी है कि चीन का भरोसा कैसे किया जाए। भारतीय सेना को भी इस बात का इंतजार है कि चीन जो बात मीटिंग में कहता है उसे जमीन पर अमल करके दिखाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतीय सेना इस बात की पुष्टि नहीं कर लेगी, तब तक LAC का यह तनाव कम नहीं होगा। और भारतीय सेना की सीधी बात यही है कि चीन की सेना को अपना सैन्य साजो सामान लेकर LAC के पीछे उसी स्थिति में जाना होगा जहां वो मई से पहले थी। गलवान घाटी के बाद अब भारत और चीन के टकराव का मुख्य मुद्दा पेंगोंग झील बन गया है, क्योंकि चीन जिस तरह से पेंगोंग झील के फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक कब्जा करके बैठा है और वहां पर सैन्य निर्माण कर रहा है, उससे भारत को बहुत आपत्ति है। आपको याद होगा 5 मई को सबसे पहले पेंगोंग झील से टकराव की शुरुआत हुई थी और यहीं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी। भारत चाहता है कि हर हाल में चीन यहां पर 2 मई से पहले की स्थिति में पहुंचे। भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसमें से ज्यादातर सीमा समतल मैदानों और पहाड़ों से होकर गुजरती है। लेकिन पेंगोंग झील एक ऐसी जगह है जहां LAC जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर है। हम आपको आज नक्शे के जरिए पेंगोंग झील के बारे में और यहां की मौजूदा स्थिति के बारे में समझाएंगे। पेंगोंग झील 13,900 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई करीब 134 किलोमीटर है। इस झील के करीब 66% हिस्से पर चीन का कब्जा है, क्योंकि ये झील चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत से निकलकर भारत तक आती है। पेंगोंग झील के आसपास पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के निचले हिस्सों को फिंगर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार हाथ की उंगलियों जैसा है। पेंगोंग झील इन्हीं फिंगर्स के साथ साथ बहती है। फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है और फिंगर 3 और 4 के बीच में भारत की पोस्ट भी है। भारत की सेना पश्चिम से पूर्व की ओर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, क्योंकि भारत का दावा है कि भारत
क्योंकि भारत का दावा है कि LAC असल में यहीं तक है, लेकिन चीन यह दावा करता है कि फिंगर 2 तक का इलाका उसका है और इस इलाके की निगरानी के लिए चीन ने फिंगर 8 पर भी अपनी सैन्य पोस्ट बनाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों सीमाएं, एक चीन की LAC है, दूसरी भारत की LAC है और इसके बीच में ये आपको फिंगर्स दिखाई दे रही हैं। और ताजा विवाद यहीं शुरू हुआ है। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने भारत की सेना को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से रोक दिया था और फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच 8 किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। इसके लिए चीन ने फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच बंकरों का भी निर्माण किया है। यानी चीन गलवान और पेंगोंग लेक के पास धीरे धीरे उन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है जो या तो भारत का हिस्सा रहे हैं या फिर भारत और चीन के बीच विवाद का विषय है। और यही वजह है कि चीन भारत के साथ LAC के विवाद को सुलझाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चीन भारत के इलाकों का अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत हर हाल में पेंगोंग झील के पास चीन की हरकत पर अंकुश लगाना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने कल आपको बताया था कि LAC पर चीन की हरकतों का मास्टरमाइंड चीन की सेना का जनरल झाओ जोंगकी है। यह जनरल चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर है और यह वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के खिलाफ ही तैनात है। LAC में एक साथ कई जगहों पर चीन की सेना ने जिस तरह से घुसपैठ की, उसकी योजना इसी जनरल ने बनाई है। आपको 2017 का डोकलाम विवाद याद होगा, जहां 73 दिन भारत के सैनिक चीन के सामने डटे रहे और आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा। डोकलाम विवाद का मास्टरमाइंड भी यही जनरल था और डोकलाम में हार की खींच अब वो लद्दाख में निकाल रहा है। झाओ जोंगकी के बारे में कहा जाता है कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत करीबी है। वो चीन के ताकतवर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वाइस चेयरमैन बनना चाहता है, इसलिए उसने पहले से ये तय योजना के तहत भारत की सीमा में घुसपैठ करवाई और अपनी आक्रामक नीति के तहत गलवान घाटी में हमला भी इसने करवाया। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में ही चीन की सेना से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और यहीं पर सैन्य नीति तैयार होती है। इस कमीशन के चेयरमैन खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। यानी एक तरह से देखें तो भारत की सीमा पर आक्रामक नीति अपनाने के पीछे कहीं ना कहीं शी जिनपिंग की भी सहमति है, क्योंकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि बिना चीन के राष्ट्रपति की सहमति के चीन की सेना या उसका कोई कमांडर इस तरह की हरकत कर सकता है, जो पिछले 45 वर्ष में भारत और चीन की LAC पर कभी नहीं हुआ। गलवान घाटी की घटना पर जी न्यूज के कवरेज की जिस तरह से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, उसी तरह से शी जिनपिंग के इस जनरल के बारे में भी जब जी न्यूज ने खबर दिखाई तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि जी न्यूज भारत का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है और यह दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। और ये आपकी और जी न्यूज की अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, जिससे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की खुफिया एजेंसियां भी चीन के इस जनरल पर अब बात कर रही हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी हमारी जानकारी पर मोहर लगाई है कि लद्दाख में हिंसक टकराव के पीछे इसी जनरल का दिमाग था। शी जिनपिंग के करीबी इस जनरल को लगता था कि चीन को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उसने भारत के खिलाफ यह साजिश रची। आज चीन को यह पसंद नहीं आ रहा कि LAC पर भारत बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए वो इतना परेशान है। चीन को तब कोई परेशानी नहीं थी जब भारत सीमा पर सड़कों का निर्माण नहीं कर रहा था या फिर पहले की सरकारें इस मामले में बहुत सुस्त थी। उदाहरण के तौर पर लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली DSDBO रोड पिछले वर्ष ही बनकर तैयार हुई थी, जिसकी वजह से चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी है। इस सड़क पर 2014 के बाद तेजी से काम हुआ था और 6 साल के अंदर यह सड़क तैयार हो गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस तरह की रणनीतिक सड़कें बनाने की योजना सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू हुई थी। तब रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे और वो ऐसे नेता थे जो खुलकर कहते थे कि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। जॉर्ज फर्नांडिस 1998 से 2004 तक देश के रक्षा मंत्री थे और रक्षा मंत्री के तौर पर वो खुद करीब 30 बार सियाचिन के दौरे पर गए थे। मैं खुद कई बार उनके साथ ऐसे दौरों पर रिपोर्टिंग के लिए गया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी चीन जाया करते सियाचिन जाया करते थे और कई बार मैं खुद उनके साथ सियाचिन गया। जिस DSDBO रोड के बनने पर चीन आज परेशान हो रहा है, उसे बनाने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते और जॉर्ज फर्नांडिस के रक्षा मंत्री रहते हुए ही हुई थी। लेकिन सोचिए कि 2001 में जिस सड़क के निर्माण की बात कही गई, उस पर 2014 के बाद जाकर तेजी से काम शुरू हुआ।
और इसकी बड़ी वजह 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार की सुस्ती रही। दुश्मन कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है, इसके खिलाफ कैसी तैयारी करनी चाहिए, इसका आकलन नेताओं को करते रहना चाहिए, सरकारों को करते रहना चाहिए। और जॉर्ज फर्नांडिस का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं था। वर्ष 2000 में, यानी आज से 20 साल पहले, एक बार जब वो सियाचिन के दौरे पर गए थे, उस दौरे पर मैं भी उनके साथ गया था। मेरे सवालों पर जॉर्ज फर्नांडिस के जवाबों से आज आप ये समझ पाएंगे कि वो सीमा पर कितनी बारीकी से नजर रखा करते थे, और अगर जो शुरुआत उन्होंने की थी अगली सरकारों ने उस पर ध्यान दिया होता तो आज 20 साल के बाद हम आपको ये 20 साल पुरानी रिपोर्ट न दिखा रहे होते। सर, इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है फ्रंट पर? आप लोग दौरा करके आए हैं। हम गए थे उस चौकी पर जिसका नाम बेनज़ीर है और जो बिल्कुल ही हमारी उत्तरी सीमा का आखिरी छोर पर है, और वहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। सर, आपने सुबह कहा था कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है भारत को युद्ध पर छेड़ने के लिए, या भारत के ऊपर इतना दबाव डाल रहा है कि भारत युद्ध पर उतर आए। क्या वाकई ऐसी स्थिति है, और क्या भारत सरकार फिर उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, हम जो देख रहे हैं वो जब इस बात को नकार रहे हैं कि वो हमारे सीमाओं के भीतर हैं, और विश्व के हर बड़े राष्ट्र ने जब उन्हें कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अब वो शब्द भले उन्होंने इस्तेमाल में नहीं लाए हो, लेकिन जब वो कहता है कि नहीं तुम गुस्से हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हट जाओ। और तब भी न हटने का जब सिलसिला हम देख रहे हैं, तो उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वो चाहता है कि उनको खदेड़ कर ही हम उस जमीन को कब्जा कर लें। ये आज से 20 साल पुराना इंटरव्यू है। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत सख्त रक्षा मंत्री थे और वो उस समय 20 साल पहले समझ गए थे कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन है। लेकिन उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जो करना चाहते थे, आप जैसा कि जानते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं, वो चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी है इस देश में जो चीन का बचाव करती है, जो चीन के साथ मिली हुई है, और उस बहुत बड़ी लॉबी ने उस समय जॉर्ज फर्नांडिस को भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री पद से हट जाएं, ताकि ये जितनी भी नई योजनाएं वो शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं रुक जाएं। और फिर हुआ भी यही। लगभग 2014 तक ये सारी योजनाएं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, ये सड़कों का काम एक तरीके से या तो रुक गया या बिल्कुल सुस्त हो गया, और जिसका आज 20 साल बाद भारत को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज हम जॉर्ज फर्नांडिस को याद कर रहे हैं। जी न्यूज की टीम इस समय लद्दाख में है, पिछले कई दिनों से लद्दाख में है, और वहां के हालात के बारे में हर रोज हम आप तक लेटेस्ट जानकारी पहुंचा रहे हैं। कल कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद वहां पर आज क्या माहौल है और वहां के पूर्व सैनिक आज के हालात और आने वाली स्थितियों के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझ जाएंगे। वो जो इलाका है वहां पर बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1962 का युद्ध चीन के साथ लड़ा था। उनमें से बहुत सारे लोग आज भी इसी इलाके में रहते हैं। वो याद करते हैं उस जमाने को कि 1962 में चीन के साथ कैसा युद्ध हुआ था, और आज की जो स्थिति है उसे भी ये पुराने सैनिक बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लद्दाख के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की एक गर्जना चीन को चेतावनी है कि अब भारत अपनी सीमा में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन अपनी हद में रहे, वरना भारतीय सेना दिखा देगी कि देश की संप्रभुता के लिए वो किस हद तक जा सकती है। गलवान घाटी में चीन इसका ट्रेलर देख चुका है।
चीन के खिलाफ भारत ने कैसे चक्रव्यूह तैयार किया और चीन आज कैसे बैकफुट पर आ गया, बातचीत की दुहाई दे रहा है और यहां तक कह रहा है कि वो डिसएंगेजमेंट के लिए और डी एस्केलेशन के लिए तैयार है, हमें आप एक मौका दीजिए। ये कैसे, मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल आज थल सेना अध्यक्ष पहुंचते हैं लेह पर, जहां पर हम यहां पर मौजूद हैं। लेह मेरे पीछे वो इलाका जहां पर ये देखिए पीछे आप लगातार मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे सैन्य कार्यवाही जो है उसकी तैयारी चल रही है, एयरफोर्स की तैयारी चल रही, तमाम लड़ाकू विमान वहां पर मौजूद थे। एयरफोर्स की पूरे तरीके से हम ये कह रहे हैं 24/7 एयरफोर्स अलर्ट थी। सेना अपने तौर पर पूरे तरीके से डिप्लॉयमेंट कर चुकी थी, पल पल की जानकारी सेना प्रमुख तक पहुंच रही थी। आज सेना प्रमुख खुद यहां पर पहुंचते हैं, ग्राउंड पर पहुंचते हैं, तमाम चीजों का जायजा लेते हैं। चीन तक ये मैसेज जाता है कि गलवान में पटखनी खाने के बाद भारतीय सेना से दो हाथ करना लगता है उसके बस की बात नहीं है। और फ्री हैंड देने के बाद, यानी कि सेना को फ्री हैंड देने के बाद चीन को यह लग रहा था कि अब भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है, जिसका कम से कम एक ट्रेलर वो गलवान में देख चुकी थी। गलवान में चीन को चित्त करने के बाद अब चीन के खिलाफ भारत की नई रणभूमि है पेंगोंग। पेंगोंग झील इलाके में फिंगर 4 के पास चीन के निर्माण कार्य से भारत को सबसे ज्यादा आपत्ति है। भारत हर हाल में यहां 2 मई से पहले की स्थिति की वापसी चाहता है। पेंगोंग जो लेक है उसके ईस्ट साइड में जो फीचर्स हैं, पहाड़ी का सिलसिला है, वो जो है पूरे हमारे चुशूल में जो पोस्ट हैं, बाकी जितना भी आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वो उसको ओवरलुक करता है। उस साइड पे अगर आप बैठे हो तो वहाँ पूरा इलाका जो है उसके नीचे टुवर्ड्स दी वेस्ट वो पूरा का पूरा ओपन है, वैली है एक तरह से, तो बिल्कुल ही ओपन एरिया है। और उसके बाद फिर अपना इंडिया का जो मतलब अपने पोस्ट हैं वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। तो किसी तरह का मूवमेंट, जैसे मैं बोल रहा था पहाड़ी इलाकों में अगर आपका दुश्मन जो है या एडवर्सरी वो पहाड़ियों के ऊपर बैठा हो तो एक तरह का किलिंग ग्राउंड है नीचे। जब मतलब आप देखते हो फोर्सेस वहां से उसको अप्रोच कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जो ये लद्दाख में आपने देखा होगा एक खासियत है जमीन की, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, कोई छुपाव नहीं है। दूसरी जगहों में जब भी हम अपना असॉल्ट या अटैक का प्लान बनाते हैं तो ऐसे कवर्स का हम बखूबी से इस्तेमाल करते हैं। वो टेरेन का जो है वो है फीचर का फील्ड क्राफ्ट जैसे बोला जाता है, तो वो फायदा उठाना हमें फौजियों को, सोल्जर्स को सिखाया जाता है। और ये एक पार्ट है हमारा डिसेप्शन का दुश्मन को, ताकि हमारे मूवमेंट के बारे में नहीं पता चले, सरप्राइज हासिल कर पाएं और अपना जो अटैक है वो अच्छी तरह से मतलब प्रोसीड और उसके बाद सफलता हम लोग पाएं। चीन इस भ्रम में था कि 1962 की तरह वो इस बार भी भारत को धोखा देगा और भारत चुपचाप सहन कर लेगा। लेकिन भारत ने उसका यह भ्रम तोड़ दिया है। चीन इस गलत फहमी में ना रहे कि वो पीछे हटने की बात करेगा और भारत निश्चिंत होकर बैठ जाएगा। गलवान वाली गलती भारत दोबारा नहीं करेगा। आप देख रहे हो किस तरह की हमारी यूनिटी इन डिस्पैरिटी हम लोग बोलते हैं, वही उसी का एक नमूना, एक दृश्य हम लोगों ने इस समय देखा है। तो हमारे यूनिटी में, हमारे ताकत में, जो हमारा यूनिटी में जो स्ट्रेंथ है वो उसने देखा होगा। एंड जो भी उसने अगर हमारे बारे में अगर उसने कभी अंडर एस्टिमेट किया होगा हमारे ताकत को, तो आज के डेट में उसको पता चल गया होगा पीले को कि ये जो है इतना आसान नहीं है मामला जिस तरह से वो सोच रहे थे। और हम लोग ने इतने सालों से इन केस कन्फ्रंट नहीं किया, अगर मतलब हम लोगों ने उनके साथ मतलब उस तरह का मतलब वो मुकाबला नहीं किया, तो वो इसलिए बिकॉज एक तरह से पॉलिसी रही होगी हमारी। लेकिन आज के डेट में जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आर्मी को फ्री हैंड देते हैं, तो अगर आर्मी के हाथ में आ गया तो आर्मी जो है सशक्त है, बलवान है। और इस तरह का जो हमारे देश के ऊपर अगर आपत्ति आती है, खतरा आता है, तो वो पूरी अपनी जान लगा देंगे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के बलवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। लेकिन भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत सीमा पर सड़कें भी बनाएगा, एलएसी पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाएगा, संचार व्यवस्था को और मजबूत भी करेगा और सर्विलांस के जरिए चीन पर नजर भी रखेगा। क्योंकि चीन ना कभी भरोसे के लायक था, ना है और ना हो सकता है।
हर भरोसा को उन्होंने तोड़ा। कोई ऐसा भरोसा जो भरोसा जताया, कोई ऐसा भरोसा जताया जिस पे वो टिका, जिस पे उसने अमल किया, जिस पे किया नहीं। अब किस सूरत से हम उसको भरोसा करेंगे, किस लिहाज से हम उसको भरोसा करेंगे? ये तो मुझे नहीं लगता भरोसा करना चाहिए। एक ठोस कदम, एक निर्णायक कदम अब समय है, उठाना पड़ेगा। बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है सर जी, क्योंकि बाजार में भी उन्होंने धोखा दिया, अभी भी धोखा देने का बिल्कुल पूरा चांस है सर, क्योंकि उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता सर जी। चीन के ऊपर तो बिल्कुल हम करते ही नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। और उन्होंने 1962 में भी और 1967 में भी इस तरीके से उन्होंने हिंदी चीनी भाई बोलते हुए इन्होंने बड़ा धोखा दे दिया। चीन को आभास हो चुका है कि गलवान में उसने बड़ी गलती कर दी है। भारतीय सेना ने भी उसे समझा दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए चीन जितनी जल्दी भारतीय इलाका छोड़ दे उसके लिए उतना ही अच्छा है। गलवान में भारत के जिन 20 जवानों ने चीन के सैनिकों से लड़ते हुए शहादत दी, उन्हें भारत में पूरा सम्मान दिया गया। हजारों लोगों की भीड़ इन शहीदों के अंतिम यात्रा में शामिल हुई और इन शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। बड़े बड़े नेताओं और अफसरों ने शहीदों के परिवारों के घर जाकर उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और आप सब लोगों ने टेलीविजन पर इनकी तस्वीरें देखी। आप बेशक चाहे अपने घर में ही बैठे रहे, दूर से ही सही, आप सब ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के लोग आज इनके नाम जानते हैं, इनके परिवारों को जानते हैं, ये कहां रहते थे सब जानते हैं, इनकी कहानियां जानते हैं। लेकिन इसी लड़ाई में चीन के जो 40 से 50 सैनिक मारे गए, उनके साथ चीन में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और ये जानना आज आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आपको चीन से क्यों नहीं मिल रही। चीन की बाकी प्रथाओं की तरह वहां अंतिम संस्कार की प्रथा भी बहुत रहस्यमयी है। और अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि चीन अपने शहीदों को कभी वैसा सम्मान देता ही नहीं जैसा उन्हें दिया जाना चाहिए। भारत में सेना, सरकार और जनता दोनों के प्रति जवाबदेह होती है, यानी सेना सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, जनता के प्रति भी उसकी एक जवाबदेही होती है, और सेना देश के लिए लड़ती है। और यह भारतीय सेना की खूबसूरती है कि वो कभी लोकतांत्रिक दायरों से बाहर जाकर काम नहीं करती। इसलिए शहादत के बाद हर सैनिक के परिवार को उनकी सूचना दी जाती है। अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो फिर उस शहीद के शव को पूरे सम्मान के साथ उनके घर परिवार के पास पहुंचाया जाता है और फिर इन शहीद सैनिकों का बहुत सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन चीन कभी भी युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या बताता ही नहीं। तो जब चीन ये स्वीकार ही नहीं करता कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं, तो फिर उनके परिवार को या फिर बाकी जनता को कैसे बताएगा। चाहे वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच का युद्ध रहा हो, चाहे वर्ष 1967 में भारत और चीन की सेना का टकराव फिर से हुआ हो, और चाहे वियतनाम के साथ चीन की सेना का युद्ध हो, चीन ने कभी भी इन युद्धों में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या दुनिया को नहीं बताई। अब आप सोचिए, जिस वियतनाम युद्ध में चीन के करीब 30,000 सैनिक मारे गए थे, उसे लेकर चीन ने दुनिया के सामने हमेशा यह दावा किया कि उसके 30,000 नहीं, सिर्फ 6 से 7,000 सैनिक ही मारे गए हैं। अगर इन 6 से 7,000 सैनिकों को मरने के बाद सम्मान दिया भी गया होगा, तो बाकी के 22,000 जो सैनिक जो बच गए, उनके साथ क्या हुआ होगा, यह सोचने की बात है। इसका सीधा सा जवाब है कि चीन अपने सैनिकों के साथ भी वही सुलूक करता है जो वो अपनी जनता के साथ करता है, और इसके लिए चीन की संस्कृति और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। पहले संस्कृति के नजरिए से समझिए कि चीन में मरने वालों को क्या सम्मान दिया जाता है। चीन की संस्कृति के मुताबिक अगर मरने वाला कोई युवा होता है और उसके पत्नी या बच्चे नहीं होते, यानी कोई अविवाहित युवा अगर वहां मरता है, तो उसे कोई खास सम्मान नहीं दिया जाता। चीन की संस्कृति कहती है कि बड़े लोगों को अपने से छोटे लोगों को सम्मान नहीं देना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब कोई युवा वहां मरता है तो उसके मृत शरीर को घर पर भी नहीं लाया जाता और उसे शवगृह में ही रख दिया जाता है। चीन की संस्कृति के मुताबिक किसी युवा की मौत पर उसके माता पिता भी उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में भर्ती ज्यादातर सैनिकों की उम्र 18 से 49 वर्ष के बीच है, और चीन के सैनिकों को विवाह करने के लिए भी कई तरह की शर्तों का सामना करना पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में युवा सैनिक जो है वहां वो अविवाहित रह जाते हैं।
जाहिर है जब ऐसे में ये सैनिक युद्ध में मरते हैं तो इन्हें सेना तो छोड़िए, इनके परिवार से भी वो सम्मान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। चीन में मृत लोगों को सम्मान न मिल पाने की दूसरी वजह है वहां की सरकार। चीन में पहले लोगों को दफनाए जाने की प्रथा ज्यादा प्रचलित थी, लोगों को दफनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे चीन की सरकार ने लोगों पर शवों को दफनाने की बजाय जलाने का दबाव डालना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में चीन के जियांगशी प्रांत में सरकार ने लोगों से वो ताबूत वापस लेने शुरू कर दिए थे जो इन लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए खरीद कर रखे थे। चीन की सरकार ने तर्क दिया कि ये ताबूत लकड़ी के बने हैं और पर्यावरण बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है, लेकिन चीन प्रथाओं को बदलकर कई बार दुनिया से सच छिपाने की भी कोशिश करता है। और हाल ही में कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि चीन में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों के शवों को भी ऐसे ही जला दिया गया था और इसके पीछे मंशा ये थी कि किसी को मरने वालों की सही संख्या कभी पता न लगे। चीन यही काम अपने सैनिकों के साथ भी कर रहा है और हो सकता है कि चीन के जो 40 से 50 सैनिक गलवान में मारे गए उन्हें पीएलए कभी भी वो सम्मान न दे। चीन की सरकार के इसी रवैये की वजह से चीन के बहुत सारे लोग इस समय बहुत नाराज हैं और ये लोग अपनी सरकार पर सच बताने का दबाव डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग चीन में वहां जो सोशल मीडिया है और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर लिख रहे हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि चीन ने अपने सैनिकों का वैसा सम्मान क्यों नहीं किया और चीन की सरकार जो है या पीएलए सही लोगों को जानकारी क्यों नहीं दे रही। यानी लोगों में गुस्सा है और लोगों में रोष है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के जो अखबार हैं और जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी इसके बारे में बिल्कुल चुप हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी जनता को यह सच नहीं बताया तो उनके ऊपर दबाव और बढ़ेगा और शी जिनपिंग का जो सबसे बड़ा डर है वो असल में यही है कि एक दिन ऐसा ना आ जाए जब चीन की जनता लोकतंत्र के लिए उन पर दबाव डालने शुरू कर दे और कहीं चीन में लोकतंत्र के दरवाजे कभी खुल ना जाएं। लेकिन फिलहाल चीन सच्चाई पर पर्दा डाल रहा है और अपने लोगों को हमेशा की तरह गुमराह कर रहा है। लेकिन चीन की इस हरकत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चीन में ना तो जीना आसान है और ना ही मरने के बाद सम्मान मिलने की कोई इच्छा वहां पर रखी जा सकती है। भारत के सैनिकों ने बॉर्डर पर तो चीन को जवाब दे दिया, लेकिन अब देश को अपने बाजार में भी चीन के अतिक्रमण का जवाब देना है। और इस बार बात सिर्फ यही नहीं रुकनी चाहिए कि आपने चीन के सामान के बहिष्कार वाले कुछ नारे लगा दिए, कुछ विरोध प्रदर्शन कर लिए और फिर अपने घर में आकर चुपचाप बैठ गए। इसी पर आज सरकार के स्तर से एक बड़ी पहल हुई है। सबसे पहले आपको इस पहल के बारे में जानना चाहिए। ये एक बड़ा फैसला हुआ है। कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी वाणिज्य मंत्रालय ने अपने ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम के लिए नया नियम बनाया है। अब किसी भी विक्रेता को इस पोर्टल पर सामान बेचने के लिए उस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा। यानी अब इस पोर्टल पर बिकने वाले हर प्रोडक्ट की तस्वीर के साथ यह लिखा जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस देश में बना हुआ है। इसके अलावा इस पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी लगाया गया है, जिसके तहत अब विक्रेता को यह भी बताना होगा कि जो सामान वो बेच रहा है उसमें से कितना पूरी तरह से भारत में बना है और जिस सामान में 50% से ज्यादा स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग किया गया होगा उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे चीन को क्या लेना देना, इससे चीन का क्या बिगड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए कि जैसे ही किसी सामान के बारे में यह बताया जाएगा कि वो किस देश में बना है और जैसे ही यह पता चलेगा कि यह प्रोडक्ट चीन का है तो कोई भी खरीदार अपने आप ही चीन के सामान को खरीदने के लिए शायद आगे ना आए। हालांकि भारत सरकार ये नहीं कह रही कि चीन के सामान को रोकना है। भारत सरकार सिर्फ ये कह रही है कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि आपको यह बताना है कि यह सामान चीन में बना है या नहीं। लेकिन इस फैसले के बाद अब आप सबको यह पता चल जाएगा कि यह सामान कहां बना हुआ है और अगर आप चाहेंगे तो आप किसी भी देश के सामान का बहिष्कार कर पाएंगे, चाहे वो चीन हो या कोई और देश। अभी समस्या यह है कि ज्यादातर उत्पादों के बारे में यह पता ही नहीं चलता कि ये कहां बना है, या फिर दूसरे शब्दों में समझिए कि ये चाइनीज है या नहीं। यानी चीन का नाम लिए बिना भारत के बाजार में उसके खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। यहां आपको केंद्र सरकार के ई मार्केट प्लेस के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसके बारे में शायद जानते नहीं होंगे। ये ई मार्केट प्लेस डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी
इस ई मार्केट प्लेस के जरिए कोई भी सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है डिजिटली, फिर चाहे वो केंद्र सरकार का सरकारी विभाग हो या किसी राज्य सरकार का सरकारी विभाग। सब लोग इस पोर्टल से डिजिटल तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। इस ई मार्केट प्लेस पर सरकारी विभागों से जुड़े करीब 40,000 खरीदार हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कुछ मशहूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप भी सामान ऑर्डर करते होंगे और खरीदते होंगे, ये वैसा ही है। इस ई मार्केट प्लेस को सरकार ने इसलिए शुरू किया था ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह जो अपने हुनर से कोई उत्पाद बनाता है, तैयार करता है, उसे ये चिंता ना हो कि उसे खरीदार नहीं मिल पाएंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और सरकारी विभागों में सामान की सप्लाई के लिए फिर बोली भी लगा सकते हैं। और इस पर करीब 3,93,000 सप्लायर्स रजिस्टर्ड हैं और इस पर करीब 17 लाख प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मौजूद हैं। पिछले साल ही इसके जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की कीमत के उत्पाद बेचे गए थे। कुल मिलाकर बिना चीन का नाम लिए भारत के बाजार से चीन के सामान को बाय बाय बोलने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि ये तो नहीं कहा गया है कि चीन या किसी और देश का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, लेकिन आने वाले दिनों में हर जगह ऐसी व्यवस्था बनाने के संकेत अब दे दिए गए हैं जिसके तहत आप ये तय कर पाएंगे कि कौन से देश का सामान खरीदना है और कौन से देश का सामान आपको नहीं खरीदना है। और इसका असली उद्देश्य ये है कि ज्यादातर लोग अपने देश में बना सामान ही खरीदें। सरकार के इस फैसले का असर यह होगा कि जो लोग चीन से सामान आयात करते थे और इसे सरकार के ई मार्केट प्लेस पर बेचते थे, वो लोग चीन से सामान खरीदकर अब भारत में बेचने के लिए हतोत्साहित होंगे और उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो देश में ही बने सामान को प्राथमिकता देते हैं और बेचते हैं। यानी यह फैसला आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और जैसे ही भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ेगा तो सबसे पहली और गहरी चोट चीन को ही लगेगी, क्योंकि भारत में चीन के सामान की घुसपैठ घर घर में हो चुकी है। पिछले साल ही चीन से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत आया था और भारत से सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए का सामान चीन गया था। यानी भारत में चीन से आयात और निर्यात के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत में सबसे ज्यादा 17% आयात चीन से ही होता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां से चीन की तुलना में सिर्फ आधा आयात ही होता है। अगर आप सिर्फ अपने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का आंकड़ा देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। चीन की कंपनियों ने पिछले साल 1,40,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन, टेलीविजन सेट्स, लैपटॉप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भारत में बेचे हैं। भारत के मोबाइल फोन बाजार में चाइनीज ब्रांड्स की हिस्सेदारी 71% हो चुकी है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। टेलीविजन के मार्केट में चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी 38% है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी अपने ही बाजार में केवल 9% है। चीन में बने सामान के प्रति देश में किस तरह का गुस्सा है, लोग क्या कह रहे हैं, दुकानदार क्या कह रहे हैं और भारत कैसे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकता है जिसमें चीन के लिए कोई जगह ही ना हो, ये जानने के लिए आज हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसमें आने वाले दिनों में चीन को सबक सिखाने के कई बड़े संकेत छिपे हुए हैं। वो हमसे ही कमा रहा है और हम पे गुर्रा रहा है, बायकॉट करा जाए उसका। चाइना का बायकॉट करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया वाली चीज़ को यूटिलाइज करें। हम लोग बेच ही नहीं रहे चाइना का सामान। मैं चाइना प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करता। गलवान घाटी में भारतीय सेना ने चीन को जो सबक सिखाया है उसे चीन कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अब देश की जनता भी चीन को सबक सिखाने के लिए चाइनीज सामान को बाय बाय करने की ठान चुकी है। मैं चाइना प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता। दूसरी आपने ये शुरू पहले से कर दिया था? हम लोग काफी टाइम से कर रखे हैं। ठीक है, मेरी शॉप भी नहीं खुल रही है जिसमें चाइना का प्रोडक्ट आता है, तो मैंने शॉप भी बंद कर रखी है। हम लोग बेच ही नहीं रहे चाइना का सामान। 3 दिन के अंदर मैंने अपने कम से कम 10 ग्रुप्स के अंदर सारी ऐप्स जो चाइना के लोग यूज़ कर रहे हैं मैंने डिलीट करने को सबसे कहा है। अपने घर के बच्चों से, अपने फ़ोनों से, 40 लोगों से सबसे ऐप से डिलीट करवा दी। इनकी कोशिश हमारी यही है कि चाइना की सारी ऐप डिलीट हों
चाइना का कोई माल बाजार में ना बिके। कम नहीं करना, लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। हमारे देश के जब वो इतना हानि पहुँचा रहे हैं, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं और हम उनका सामान लेके उनकी पावर और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। चाइना दुश्मन है तो पूरी तरह दुश्मनी निभाओ उससे। चाइना का माल पहले सारा हटाओ, जला दो सारा। हमने तो सारा जलाया, 2-4 टीवी पड़े थे, सब जला दिए टीवी जी। चीन भारत में अपना सामान भी बेचे और भारत को आंख भी दिखाए, अब ये नहीं चलेगा। भारत की जनता अब चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है और उसे पता है कि चीन की हवा टाइट करने के लिए उसे क्या करना है। अब हिंदी चीनी भाई भाई के दिन जा चुके हैं, अब वक्त चीन को बाय बाय कहने का है। गफ्फार मार्केट दिल्ली की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट है, जहां बिकने वाले हर 10 मोबाइल फोन्स में से 8 चाइनीज होते हैं। लेकिन अब यहाँ भी चीन के खिलाफ गुस्सा है। जैसे गफ्फार में सारा बिजनेस चाइना से होता है, हम लोग 4-5 अरब का बिजनेस चाइना को देते हैं। अगर हम 4-5 अरब का बिजनेस चाइना का बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके हाथ कट देंगे, ठीक है। तो जब सभी लोग चाइना का बायकट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और चाइना का बायकट करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चाहता है कि हम हिंदुस्तान पे अपने पैर पसार लें और चाइना को हमें ये करने नहीं देना। जैसे भी अंकल ने बताया कि सारे देश उसके साथ मिले हुए हैं, तो उसका बायकट करो, अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करो। उससे बातचीत करने से बढ़िया तो उसके साथ मिलके अच्छा, एक सेना युद्ध लड़ रही है, एक युद्ध जनता को भी लड़ना पड़ेगा। जनता को लड़ना, सेना से पहले जनता को लड़ना पड़ेगा। करोल बाग में ही दिल्ली की सबसे बड़ी टायर मार्केट भी है, जहां कभी चाइनीज टायरों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। इंडियन मेड, मैंने आते ही इनको भी बोला है कि मेड इन इंडिया में क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है वो बताइए, और उसमें क्या वारंटी है वो बताइए। जो चाइनीज माल का वैसे वारंटी और गारंटी कुछ होता नहीं है। अपने देश के प्रोडक्ट हमें लेना भी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि मोदी जी ने अभी बोला है, हमें अपना प्रोडक्ट यूज़ करके होना चाहिए। दूसरा, हमारे ही मार्केट को यूज़ करके फिर हमारे साथ ही पंगा करना, दैट समवेयर वी शुड नॉट टॉलरेट। ये भी है। जो आ रहे हैं लोग वो हमें कहते हैं चाइना को तो अलग रख दो, हमें चाइना का माल ही नहीं चाहिए। हमें तो चाइना से हटकर कोई भी जगह का दे दो, लेकिन चाइना का माल नहीं चाहिए। 100% ऑलमोस्ट 99 नहीं 100% लोग कह रहे हैं कि हमें चाइना का माल नहीं चाहिए। आप हमें किसी भी कंट्री का दे दो, पैसे फालतू भी खर्च देंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगियों में चीनी सामान की इतनी ज्यादा घुसपैठ हो चुकी है कि उनसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब जनता ठान चुकी है कि चीन का इलाज करना है, और उसे क्या दवा देनी है ये भी लोगों को पता है। आप जब दवा खरीदने आते हैं तो ये पूछते हैं कि चाइना का है ये बेस मटेरियल या कहाँ है, कभी ऐसा? बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल सबके अंदर देशभक्ति है, सब लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। सैनिटाइजर वगैरह सब यहीं से है? सब यहीं पर सर, हमारे हिंदुस्तान में सारी चीज़ें बनती है। इतना बन गया है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आज के टाइम में। ओके, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। एकदम से आप सोचो कि आज बोला और कल कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, सब कुछ यहीं बनेगा, हर चीज़ यहीं मिलेगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग। सर हम तो उसका बहिष्कार करना चाहेंगे। हम तो चाइना की दवाइयों का, चाइना के मास्क के बारे में, इन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ की कोई भी चीज़ यूज में आए। हम दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों रहें? चीन के सामान का बहिष्कार करने की मुहिम अब तेजी से बढ़ रही है। ये मुंबई की जीटीबी ऑटोमोबाइल मार्केट है, जहां हर महीने करोड़ों का कारोबार होता है। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर जो गुस्ताखी की है, उसका गुस्सा यहाँ पर भी देखा जा सकता है। पार्ट्स में चाइना का इतना महत्व नहीं है, थोड़ी बहुत लाइटिंग आती है, जो घरेलू है हम चाहते हैं बिल्कुल बंद किया जाए। हमारे देश के उधर शहीद कर रहे जवान, और हम चाइना का आइटम बिल्कुल नहीं बेचेंगे, फ्री में मिले तो भी नहीं बेचेंगे। बी इंडियन बाय इंडियन। अब इसी पहले भी आज से 40-50 साल पहले के चाइना था, चाइना से इंपोर्ट होता था, नहीं तो वही ट्रेंड अपना सकते हैं। पहले भी मिट्टी के दिए जलते थे, तो आज भी वैसे ज़रूरी नहीं है कोई धर्म ये नहीं, लेकिन एक बात जरूरी है कि जिसके नहीं करता है कि तुम चाइना से इंपोर्ट करके ही तुम्हारे घर में दिवाली चलेगी। हमारा अगर पर्टिकुलरली कार एक्सेसरीज बिजनेस की आप बात करेंगे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से आते हैं, तो उसमें हम लोग का ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 50 to 60% जो प्रोडक्ट्स है चाइनीज़ है। उसमें हमारे यहाँ जो सप्लायर्स है ऑलरेडी, उनका जो डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, ऑलरेडी उस पर उनका असर पड़ चुका है। चीन पर निर्भरता खत्म होगी तो आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। ये जरूरी है कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। शुरुआत में थोड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन लोग तैयार हैं।
क्योंकि चीन से बदला लेना सिर्फ सेना का ही कर्तव्य नहीं है। मुंबई से राजीव रंजन और दिल्ली से भूपेंद्र सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज ने आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं, बहुत सारे स्लोगन्स दिए हैं और बहुत सारे हैशटैग्स दिए हैं। आपको याद होगा हमने आपको टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा हैशटैग दिया था, ये शब्द हमने आपको दिया था, ये स्लोगन हमने आपको दिया था। हमने आपको डिजाइनर पत्रकार के बारे में बताया था, हमारे देश में ऐसे भी लोग होते हैं। और अब जब ये घटना हुई तो हमने आपको एक और स्लोगन दिया था, वो था हिंदी चीनी बाय बाय। आप लोगों को बड़ा पसंद आया था और आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिंदी चीनी बाय बाय कहने का समय अब आ गया है, क्योंकि हमें अब यह तय करना है कि हमें देश का सम्मान चाहिए या फिर चीन का सामान चाहिए। यह मुहिम हमने ही शुरू की थी और अब इसका असर पूरे देश से दिखने लगा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। वैसे तो सरकार ने अपने ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए जो पहल की है, उससे हर साल सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए के ही प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जबकि भारत में ई कॉमर्स का बाजार करीब 8 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन यह पहल चीन के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि जनता से पहले सरकार के स्तर पर चीन के सामान का बहिष्कार करने की पहल अब हो चुकी है। क्योंकि पहले जनता ये कहती थी कि सरकार पहले कुछ करेगी फिर हम उसके बाद तय करेंगे, सरकार तो सब चीन से खरीदती जा रही है। तो अब सरकार ने पहल कर दी है, अब जनता की बारी है। शुरुआत सिर्फ छोटे से पोर्टल से हुई है, 25,000 करोड़ रुपए का काम यहां से होता है, लेकिन धीरे 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 ये 25,000 करोड़ रुपए 25 लाख करोड़ रुपए भी बन सकते हैं, अगर इसमें 137 करोड़ भारतीयों की मर्जी और फैसला शामिल हो जाए। क्योंकि आप अपनी ताकत को अभी समझते नहीं हैं। 137 करोड़ भारतीयों का ये जो बाजार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और किसी भी देश के लिए ये बहुत दुखदाई होगा अगर इतने बड़े बाजार से उसे बाहर निकाल दिया जाए। यहां हम 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको रशिया लेकर चलेंगे और आपको यह समझाएंगे कि भारत और चीन के इस विवाद में रशिया किसका साथ देगा। रशिया भारत का बहुत पुराना दोस्त है और चीन का नया दोस्त है। अब रशिया को यह तय करना है उसे किस तरफ जाना है इस विवाद के बाद। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको भी उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता।
और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। जब भी दो ताकतवर देश आपस में उलझते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं, और खास तौर पर अगर वो देश भारत और चीन जैसे देश हों, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, और पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि दुनिया के बाकी के जो ताकतवर देश हैं अब वो किसका साथ देंगे। इस समय सब लोग ये जानना चाहते हैं कि चीन और भारत के इस टकराव पर अमेरिका और रशिया जैसे देशों का रुख क्या होगा। चीन के साथ अमेरिका का टकराव पहले से चल रहा है, इसलिए चीन को लेकर अमेरिका का रुख अब सब लोग जानते हैं, अमेरिका भारत का साथ देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस विवाद में भारत के सबसे पुराने दोस्त रशिया का पक्ष क्या होगा। विवाद बढ़ने पर रशिया, भारत और चीन में से किसका साथ देगा। आपको याद होगा, इससे पहले जब भी हमने युद्ध लड़े हैं जितने भी, रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे परोक्ष रूप से ही दिया हो, लेकिन रक्षा के मामले में रशिया हमारा सबसे पुराना दोस्त है। इसे आज आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रशिया यात्रा के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। राजनाथ सिंह कल मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होने वाली विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए रशिया में हैं आज। सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे का उद्देश्य सिर्फ रशिया और भारत के बीच रक्षा साझेदारी को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करना है। और ऐसे समय में जब चीन के साथ हमारा इतना झगड़ा चल रहा है, ऐसे समय में रक्षा मंत्री का अपने देश से बाहर जाकर रशिया में किसी फंक्शन में जाकर वहां शरीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत और रशिया के बीच बहुत ऐतिहासिक संबंध हैं। अगर कभी भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में उलझा तो सबसे पहले रशिया ही भारत का साथ देगा, सबसे पुराना दोस्त है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि 1971 के युद्ध में रशिया ने भारत का साथ दिया था और इसके लिए वो अमेरिका से भी टकरा गया था। इसके अलावा कई मौकों पर रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में वीटो किया है। रशिया और भारत के लोग सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं और हिंदू धर्म रशिया में सबसे तेजी से उभरते धर्मों में से एक है। लेकिन क्या ये सारी बातें वाकई चीन से युद्ध होने की स्थिति में रशिया को भारत के साथ इस बार भी खड़ा करेंगी?
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार इतना आसान नहीं होगा। हालांकि रशिया ये जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन में करीब करीब तानाशाही चलती है। भारत का लोकतंत्र ही भारत और रशिया के पुराने और घनिष्ठ संबंधों का आधार है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में स्थितियां तेजी से बदली हैं और रशिया चीन के काफी करीब आ गया है। यानी भारत और रशिया तो बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन चीन और रशिया की अभी नई नई दोस्ती है और कई बार नई नई दोस्ती ज्यादा आकर्षक होती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि रशिया आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी सीमाएं एशिया और यूरोप दोनों के देशों से मिलती हैं। रशिया और चीन के बीच भी एक लंबी सीमा है जिसकी लंबाई करीब 4,2500 किलोमीटर है। इतना बड़ा देश होने की वजह से रशिया चीन के साथ अपने संबंध बिगाड़कर सीमा पर किसी विवाद को नहीं बढ़ाना चाहेगा। और एक समय था जब चीन की सेना रशिया के बॉर्डर पर भी ऐसा ही आक्रामक रुख अपनाती थी रशिया के खिलाफ, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब जैसे हम कई बार कहते हैं ये 1962 का भारत नहीं है, लेकिन ये चीन भी 1962 का नहीं है, ये रशिया भी 1962 का नहीं है और ये अमेरिका भी 1962 का नहीं है। 1962 में अमेरिका ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि 1999 में भी जब हम कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे, अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वही अमेरिका आज सबसे पहले हमारी मदद के लिए आया है। इसलिए सब कुछ बदल चुका है दुनिया की राजनीति में। अमेरिका के साथ रशिया की भी दुश्मनी है और चीन की भी दुश्मनी है और अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और चीन और रशिया की दोस्ती का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि आज की तारीख में रशिया के साथ भारत के संबंध ज्यादातर हथियारों की खरीद पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि भारत के 56% हथियार आज भी रशिया से ही आते हैं। लेकिन अब भारत चाहता है कि रशिया की इस दोस्ती के और भी आयाम खोले जाएं। इसके अलावा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को लेकर भारत का जो रुख है, रशिया उससे सहमत नहीं है और वो इस मामले में चीन के तर्कों से ज्यादा सहमत रहता है। लेकिन चीन और रशिया की बढ़ती दोस्ती की एक और बहुत बड़ी वजह है और उसे आपको दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के जरिए समझना चाहिए। 2018 में चीन और रशिया के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ था। 8 लाख करोड़। जबकि भारत और रशिया के बीच 53 से 55 हजार करोड़ रुपए का ही व्यापार होता है। बहुत छोटा है। यह चीन और रशिया के बीच होने वाले व्यापार का 10% भी नहीं है। रशिया की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर निर्भर है आजकल। रशिया चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का भी हिस्सा है, जिसका हिस्सा बनने से भारत ने इनकार कर दिया था। दोनों देश रशिया के साइबेरिया से चीन तक जाने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात रक्षा सौदों की आती है, तब स्थितियां बदल जाती हैं और भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत अपने ज्यादातर हथियार रशिया से ही खरीदता है। अब कुछ हाल के वर्षों में उसने अमेरिका और इजराइल से खरीदने शुरू किए हैं और दोनों देशों के बीच अब भी कई रक्षा सौदे हो चुके हैं। इनमें रशिया से 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा जाने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे अहम है। इसके अलावा भारत 15,000 करोड़ रुपए में रशिया से T-90 टैंक्स भी खरीदने वाला है और रशिया भारत को करीब 23,000 करोड़ रुपए की कीमत के अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी भी बेचने वाला है। इन सब के बावजूद एक जमाना था जब रशिया और भारत एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी थे, लेकिन 2014 से स्थितियां बदलने लगी और इसका संबंध भारत में आई नई सरकार से नहीं, बल्कि उस घटना से है जिसके तहत रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिका के दबाव में पूरी दुनिया ने रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और रशिया का झुकाव चीन की तरफ होने लगा और भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने लगा। इसके अलावा भारत के संबंध उन देशों से भी बेहतर हो गए जिनसे रशिया के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इनमें जापान और पश्चिम एशिया के कई देश शामिल हैं। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ था, तब चीन ने सबसे पहले इसकी जानकारी जिन देशों को दी थी उसमें चीन में रशिया के राजदूत भी शामिल थे, यानी रशिया को सबसे पहले जानकारी दी गई। हालांकि इसके बावजूद रशिया भारत के खिलाफ तब नहीं बोला था, लेकिन उसकी भाषा बहुत नपी तुली रही थी। लेकिन मूल प्रश्न यही है, रशिया किसके साथ है? तो जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो रशिया भारत का साथ देता है, लेकिन जब बात भारत और चीन की आएगी तो रशिया किसका साथ देगा, ये बहुत बड़ी पहेली है। हालांकि भारत अब रशिया से कुछ और फाइटर जेट्स भी खरीदने वाला है। इसके लिए भी भारत अब रशिया से बात कर रहा है और हो सकता है बहुत जल्द रशिया अपने कुछ फाइटर जेट्स भारत को बेचेगा।
इसका सीधा सा जवाब यह है कि रशिया आज की तारीख में किसी के साथ नहीं है। रशिया चाहता है कि दुनिया मल्टीपोलर हो जाए, यानी दुनिया में शक्तियों के कई ध्रुव हो जाएं। यही वजह है कि रशिया चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक युद्ध पर भी खामोश बना रहा। इसलिए हम बार बार कहते हैं पैसे में बहुत ताकत होती है, और आज की जो पूरी राजनीति है वो पैसे के दम पर चल रही है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के दम पर चल रही है। और रशिया ये देखेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था इस समय किसके दम पर चल रही है। चीन के साथ उसका व्यापार बहुत बड़ा है, लेकिन भारत भी हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है। भारत के मामले में रशिया के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि रशिया जानता है कि अगर कभी भारत और चीन के बीच टकराव हुआ और कहीं अगर इसमें चीन को बढ़त मिल गई तो रशिया की बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीन एशिया में सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। सोवियत संघ के दौरान रशिया एशिया में सर्वशक्तिशाली हुआ करता था और वो चीन को यह जगह अभी भी नहीं लेने देगा। लेकिन आज की स्थिति में रशिया की अपनी भी बहुत मजबूरियां हैं और कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर सकता, और फिलहाल रशिया से ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो इस विवाद पर खुलकर किसी एक देश का समर्थन या विरोध करेगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि रशिया के विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत और चीन के बीच किसी दूसरे देश को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इन दोनों देशों को किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत है। यह बयान तब आया है जब कल पहली बार गलवान युद्ध के बाद भारत और चीन के सैनिक मॉस्को में भी आमने सामने होंगे, क्योंकि विक्ट्री डे परेड में भारत और चीन की सैन्य टुकड़ियां भी हिस्सा लेंगी। कुल मिलाकर भारत यही चाहता है कि रशिया से हुए रक्षा सौदों के तहत जल्द से जल्द सैन्य आपूर्ति की जाए, जल्द से जल्द हथियार उसे मिल जाएं, और अब भारत को रशिया से कुछ फाइटर जेट्स भी चाहिए। लेकिन इससे चीन बहुत परेशान है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली चाइना में रशिया को नसीहत दी गई है कि वो संवेदनशील वक्त में भारत को हथियार न बेचे। चीन के इस अखबार में वहां के विशेषज्ञों ने यह तर्क दिया है कि भारत और चीन दोनों देश रशिया के सहयोगी हैं, और ऐसे वक्त में अगर रशिया को दोनों देशों के दिल पिघलाने हैं तो रशिया अभी भारत को हथियार ना बेचे। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक बयान आया है जो इस समय रशिया में है। आप उनका यह बयान सुनिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। इंडियन मिलिट्री कंटिंजेंट कल रेड स्क्वायर पर आज करेंगे। यह हमारे दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप की एक मिसाल है। मॉस्को में वेरी विजिट कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया के किसी भी ऑफिशियल डेलीगेशन की पहली यह फॉरेन विजिट है। यह हमारी खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वक्त भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो भारत रशिया से 12 सुखोई और मिग-29 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है, जिसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है, और इसकी जरूरत भारत को तुरंत पड़ेगी। इसलिए भारत रशिया के पास गया है, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो बहुत जल्दी इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी कर सकता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं या आप पशु प्रेमी हैं और उन पर होने वाली हिंसा आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो हमारा अगला विश्लेषण आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। इसलिए आपको अभी से हम ये चेतावनी दे रहे हैं। यह विश्लेषण चीन से आई कुछ तस्वीरों पर आधारित है। आप जानते हैं कि चमगादड़ और जंगली जानवर खाने वाले चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाया है। इसके बाद सबको लगा कि शायद चीन इससे सबक लेगा, लेकिन चीन के लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं, और कोरोना महामारी के बीच ही वहां उनका कुख्यात यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल शुरू हो गया है। यह डॉग मीट फेस्टिवल फिर से किसी बड़े संक्रमण की वजह बन सकता है, लेकिन चीन की सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। चीन में कुत्तों का मीट बेचने वाले व्यापारी सड़क से ही आवारा कुत्तों को उठा ले जाते हैं, और या फिर कई बार इन्हें लोगों के घरों से भी चुरा लिया जाता है या उनके मालिक से खरीद लिया जाता है। इसके बाद जो होता है वो सुनकर शायद आज आपको नींद नहीं आएगी।
हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉग्स को अपने परिवारों की तरह मानते हैं, अपने घर में रखते हैं, और वो हमारे जो उनके जो पेट डॉग्स होते हैं वो भी परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। इन डॉग्स को लोहे के पिंजरों में डाल दिया जाता है, इन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। इनकी हत्या करने के बाद इनके मृत शरीरों को मीट मार्केट में वहां पर ऊपर से लटका दिया जाता है। यूलिन के कई रेस्टोरेंट्स में इनका मांस बेचा जाता है। आपको ये सुनकर गुस्सा आएगा और परेशानी भी होगी, लेकिन चीन के लोगों के लिए बर्बरता शान का प्रतीक है, और इसी बर्बरता को चीन के लोगों ने एक मीट फेस्टिवल में बदल दिया है। ये यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल चीन में हर साल होता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और तब से यह लगातार हर साल आयोजित होता है। सोचिए, कोरोना वायरस जैसी महामारी भी इसके आयोजन को इस बार रोक नहीं पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चीन में डॉग मीट खाना कानूनी है? तो सच यह है कि चीन की सरकार डॉग्स को पालतू जानवर मानती है, यानी खाने के लिए इसे खरीदा या बेचा नहीं जाना चाहिए। चीन की सरकार इस व्यापार को रोकने का वादा भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी चीन में हर साल लोगों का पेट भरने के लिए, उनके स्वाद के लिए 10,000 से ज्यादा कुत्तों को मार दिया जाता है, और इस साल भी यही होने वाला है। इनमें से ज्यादातर डॉग्स या तो बीमार होते हैं या घायल होते हैं। बहुत सारे डॉग्स तो यात्रा के दौरान ही मर जाते हैं, क्योंकि इन्हें छोटे छोटे ट्रकों में ठूस कर ले जाया जाता है, और इस दौरान कई बार ये भूख प्यास से ही मर जाते हैं। जो कुत्ते बच भी जाते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, और ये डॉग्स आसानी से कई बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं, और फिर ये वायरस इनसे दूसरे जानवरों और लोगों में फैल सकता है। यानी ये सारी स्थितियां एक और महामारी के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं, और चीन इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। वुहान से पहले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में करीब 90 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, और आपको बता दें कि वुहान के बाद अब राजधानी बीजिंग कोरोना की चपेट में है। बीजिंग में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की शुरुआत वुहान की तरह ही एक मछली की दुकान से शुरू हुई है। बीजिंग में पिछले 10 दिनों में ही कोरोना संक्रमण के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में यूलिन के मीट फेस्टिवल में जब हजारों डॉग मीट खरीदने के लिए लोग इकट्ठा होंगे तो कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलेगा। चीन ने कुछ दिनों पहले ऐसी मार्केट्स को बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे ये वेट मार्केट्स खुलने लगी है। चीन के लोगों का मानना है कि डॉग मीट खाने से उनके शरीर में ताकत आती है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैसे चीन में भी कुछ लोग इस फेस्टिवल का विरोध कर रहे हैं। इनमें खासतौर पर चीन के सेलिब्रिटीज शामिल हैं जिनके पास खुद पालतू डॉग्स हैं। हालांकि चीन की ज्यादातर जनसंख्या डॉग मीट नहीं खाती, और चीन की 60% जनता चाहती है कि इस तरह के फेस्टिवल्स पर प्रतिबंध लगे। इससे पहले थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग जैसे देश डॉग मीट बेचने पर सख्त प्रतिबंध लगा चुके हैं, और चीन के शेंजन में भी डॉग मीट पर प्रतिबंध है। लेकिन जब तक ये पूरे चीन में लागू नहीं होगा, तब तक चीन के रास्ते दुनिया में संक्रमण फैलने का खतरा ऐसे ही बना रहेगा। और अब हम आपको न्यूयॉर्क लेकर जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आप में से बहुत सारे लोग हेयर कट नहीं करा पाए होंगे, और आपके बाल भी बहुत बढ़ गए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि आप लॉकडाउन खुलने के बाद किसी सैलून में जाएं और आपको इसके लिए एक हेयर कट के लिए 76,000 रुपए देने पड़े? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। न्यूयॉर्क में एक मशहूर सैलून है, और इस सैलून में हेयर कट की कीमत $1,000 यानी करीब 76,000 रुपए रखी गई है, और यहां ज्यादातर अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। लेकिन हेयर कट की कीमत इतनी ज्यादा होने के बावजूद यहां हेयर कट की वेटिंग लिस्ट बनी हुई है, और ये वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि इसमें 1200 लोग हैं अभी, यानी 1200 लोगों की वेटिंग लिस्ट इस सैलून में है। 1200 लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए, और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। की सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूं, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की, नेगेटिव असर
हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं,
उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि
जन्म से उनको मिला है। तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे।
तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। से बड़े और शक्तिशाली राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। आज हम आपको संजय गांधी का एक पुराना भाषण सुनाना चाहते हैं। यह भाषण उन्होंने इमरजेंसी के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था, और इस कार्यक्रम में उस जमाने के कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी उपस्थित थे, और ये शायद किसी राजनेता के जीवन का सबसे छोटा भाषण होगा, इसलिए आपको भी इसे सुनना चाहिए। हमारे नेता वैसे तो कभी छोटा भाषण देते नहीं है, उन्हें ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, लेकिन संजय गांधी का यह भाषण आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये किसी नेता द्वारा दिया गया सबसे छोटा भाषण होगा।
संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। मैं कुछ लंबा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे सुनने यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ फिल्म स्टारों को सुनने आए हैं। तो मैं अपना भाषण अभी खत्म कर लेता हूं और अब फिल्म स्टार अपना शुरू कर लें कार्यक्रम। भारत के बड़े नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन आज ही के दिन वर्ष 1953 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू से अलग होकर उन्होंने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के सख्त खिलाफ थे। वो हमेशा कहा करते थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उस जमाने में कश्मीर में जाने के लिए एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1953 में कश्मीर का दौरा किया और इसी दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। वर्ष 1995 में आज ही के दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले अमेरिकी डॉक्टर जोनास साक का निधन हुआ था। पोलियो से पीड़ित 5 से 10% मरीजों की मौत हो जाती है। इससे पीड़ित मरीजों की रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों को लकवा मार जाता है और मरीज सामान्य जीवन नहीं बिता पाते। अच्छी बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों में अब भी पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी है। और आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। वर्ष 1894 में आज ही के दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जो ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। दुनिया की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मेड इन इंडिया पर हमेशा गर्व करना सीखिए, क्योंकि देश में निर्मित सामान ही देश का सम्मान है। नमस्कार।